हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास में ज्योग्राफी वाली जो किताब चल रही है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, उसमें हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने बच्चों महाद्वीपीय क्षेत्रों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी महाद्वीपीय क्षेत्र जो थे उनको बता दिया था। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ कि ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इनके बारे में। अंतर्वेदी आकृतियाँ। अंतर्वेदी का मतलब होता है जब ये लावा ज़मीन के अंदर से निकलता है तो ज़मीन की धरातल के अंदर ही विभिन्न दरारों में ये अंदर ही जम जाता है, से बनने वाली स्थलाकृतियाँ अंतर्वेदी कहलाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेयशैल बनती हैं। लावा ठंडा होता है तो आग्नेयशैलों का निर्माण होता है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूमि के अंदर ही यानी भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेयशैलों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी लावा जिन स्थानों पर ठंडा होता है उनके आधार पर शैलों को, आग्नेयशैलों को वर्गीकृत किया गया है। पहली है ज्वालामुखी शैलें, जो कि जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो ये ज्वालामुखी शैलें कहलाती हैं। और पातालीय शैलें, जब लावा धरातल के नीचे ही यानी ऊपर नहीं आता, नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं। मैंने बताया था जब लावा अंदर ही जम जाता है और उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, उसी को अंतर्वेदी आकृतियाँ कहते हैं। जैसे कि ये लेकोलिथ है, स्कंद है, महास्कंद है, ज्वाला नलिका, इसके अलावा लेकोलिथ है, सिल है। तो ये अंदर ही अंदर लावा जब जमता है तो उन्हें अंतर्वेदी आकृतियाँ कहते हैं। सबसे पहली आकृति आती है, देखिए बच्चों, बैथोलिथ। बैथोलिथ देखिए, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, मैग्मा जो ज़मीन के अंदर ही लावा जो तरल अवस्था में रहता है मैग्मा कहलाता है, तो ठंडा हो जाए तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा। अनाच्छादन की प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होता है। अनाच्छादन के द्वारा इस मैग्मा के ऊपर से जो परतें हट जाती हैं तब ये प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा के भंडारों में जमे हुए भाग हैं। दूसरी आती है लेकोलिथ। ये तो थी बैथोलिथ, अब हम बात करेंगे लेकोलिथ की। तो देखिए बच्चों, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं, यानी पृथ्वी के अंदर में, जिनका तल समतल होता है और एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। ऐसे लावा से निर्मित जो आकृति है वह कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थर चट्टानों की ऐसी गुंबद पहाड़ियाँ से है जो मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से अधिकतर अब अपपत्रित एक्सफोलिएटेड हो चुकी हैं, यानी वो बिखर चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लेकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लेकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। अगला देखिए, लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल। लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल देखिए, ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले, ऊपर जब उठता है तो क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले जो कमज़ोर धरातल है उनमें चला जाता है ये लावा। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तसरी के आकार में, तसरीनुमा आकार में
जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। लेपोलिथ कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यही फेकोलिथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेकोलिथ। इसके बाद देखिए बच्चों, अंतर्वेदी यानी पृथ्वी के अंदर आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना शिलासीट कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना। अंतर्वेदी जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान, उनका जो क्षैतिज तल है उसमें एक चादर के रूप में ठंडा होना शिलासीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घनी मोटाई वाले जमाव को सिल कहलाते हैं। इसके बाद में आता है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। दीवार की भांति, यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका पार्ट कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? इसको हम देख सकते हैं, तो वो है ज्वालामुखी। दक्कन ट्रैप की सेल समूह। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ये प्रवाह प्रकार का ज्वालामुखी है, उसके उद्गार का परिणाम है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? स्थलमंडल को वर्णित करता है भूपटल और ऊपरी मेंटल। भूपटल एवं ऊपरी मेंटल ही स्थलमंडल को वर्णित करता है। निम्न में से भूकंप तरंगें चट्टानों में संकुचन फैलाव लाती हैं। तो फैलाव लाती हैं, तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा? पी, यानी प्राथमिक तरंगें होती हैं जो संकुचन और फैलाव लाती हैं। इसके बाद में ये 30 वर्ड के क्वेश्चन हैं जो कि आपको देने हैं। तो देखिए, भूगर्भीय तरंगें क्या हैं, इसका हमने बता ही दिया। भूगर्भ की जानकारी के प्रत्येक साधनों के नाम। भूकंपीय तरंगें, छाया क्षेत्र, भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी या प्रत्येक साधनों के संक्षेप में वर्णन। बाकी का ये बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो भूकंपीय तरंगों के संचरण उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर ये गुजरती हैं। अंतर्वेदी आकृति से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन मैंने बच्चों करा दिए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ओके, धन्यवाद।